शदीद सर्दियों की रात में अकेला सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था। अचानक गाड़ी बंद हो गई। ठंड काफी बढ़ गई थी। गाड़ी ठीक करने लगा तो अचानक ही किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो एक जवान लड़की खड़ी थी। इतनी हसीन थी कि कोई भी देख के पिघल जाए। मैं खुद को ना रोक सका। उसके जिस्म की खुशबू। वो कार एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। सरकार ने उसको जंगल में घर दे रखा था। उसका घर इस जगह से बहुत दूर था। तभी काम के सिलसिले में इसको ज्यादातर यहाँ ही रहना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए उदास हो जाता था। शादी से पहले अलग बात थी, मगर जब से उसकी शादी हुई थी इस जगह अकेले उसका दिल नहीं लगता था। उसने कई बार अपनी बीवी से कहा था, मगर वो वहां आकर रहने के लिए तैयार ना हुई थी, क्योंकि वहां बच्चे को संभालने में उसको अपनी माँ का सपोर्ट था, और दूसरी बात, इसको जंगल के बीच में अकेले रहने से डर लगता था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला उसको कितना बड़ा नुकसान देने वाला है। वकार की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका 2 साल का प्यारा सा बेटा था हसीब से, और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। पहले तो वो हफ्ते बाद घर चक्कर लगाता था, मगर काम ज्यादा था जिसकी वजह से 20 दिन गुजर जाते थे। वो बीवी और बेटे की सूरत तक ना देख सकता, और इस दफा तो पूरा महीना होने को था। उसकी जिंदगी में घर का सुकून जैसे रहा ही नहीं था, बस काम ही काम। उसकी आंखों में थकावट दिखने लगी थी, मगर हफ्सा उसकी तकलीफ को ना समझ पा रही थी। आज वो किसी काम से शहर गया था, और जब वो शहर से वापस जंगल की तरफ आ रहा था तो उसे काफी देर हो गई थी। रात के कोई 1 बजे का वक्त होगा। सन्नाटा दूर दूर तक फैला था। आज चांद नहीं था। अंधेरा बहुत गहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी। वो कार आराम से अपना सफर तय कर रहा था और अपनी ही किसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से उतरा तो ठंडी हवाओं के झोंके उसे छू कर गुजरने लगे। ठंड काफी बढ़ गई थी। रास्ता अब भी काफी बाकी था। वो गाड़ी में हुई खराबी चेक करने लगा तो अचानक ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो एक दोशीशा खड़ी थी। सफेद रंगत, कद भरपूर जिस्म, लंबे घने बाल, और वो बहुत खूबसूरत थी। और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें थी। उनमें खुमार सा था। लड़की के होंठ के नीचे काला तिल था जो उसकी हुस्न को मजीद दिखा रहा था। उसके बाल खुले थे, मगर वकार उन मर्दों में से ना था जिनको हुस्न पिघलाए। दिल ही दिल में उसकी हुस्न का कायल जरूर हुआ, मगर उसे अपनी बीवी ही सबसे ज्यादा हसीन लगती थी। ये उसकी वफा और मोहब्बत थी। जी, वो बोला, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? वकार ने उसकी मदद करना चाही। मैं घर छोड़कर आई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। वो बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? एक रात मुझे पनाह दे दे, मैं कल ठिकाना ढूंढ लूंगी। वकार ने उस पर यही सोचा कि इस वीरान जंगल में लड़की को अकेला छोड़ना गलत होगा। तभी वो बिना उस पर निगाह डाले बोला, ठीक है, गाड़ी में बैठ जाइए, और गाड़ी ठीक करने लगा। वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई, और उसने पायल पहन रखी थी जो कि वकार की पसंद थी। उसने कई बार हफ्सा से कहा और उसको तोहफे में पायल दी, मगर हफ्सा को पसंद ना थी। वकार ने नजरअंदाज किया और अपने काम में मगन रहा। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था, और फिर वही हुआ जिसका वकार को डर था। तेज बारिश शुरू हो गई। सर्दी की बारिश थी और इलाका भी पहाड़ी था। ऐसे इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है। वकार को अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। गाड़ी अब तक ठीक ना हुई थी। वो बेचारा वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो पूरी तरह भीग चुका था। अब तो लगता है रात यहीं गुजारनी होगी, सुबह ही मैकेनिक मिल सकता है। वकार ने आसपास नजर दौड़ाई तो आसपास झोंपड़ी किस्म का कमरा नजर आया। दरअसल वो अकेला होता तो गाड़ी में भी सो जाता, मगर एक औरत उसके साथ ही जिसका उसे ख्याल करना था। आइए मेरे साथ, ये जैकेट आप पहले, वहां बैठ जाते हैं। गाड़ी में ठंड बहुत बढ़ जाएगी। वहां जगह खुश्क है, आग जलाने का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ ही देर में वो लोग उस जगह मौजूद थे। वकार ने कुछ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई थी। उस दौरान उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसका भाई किसी का कत्ल कर चुका था, और वो खुद सजा से बचने के लिए मुझे भी कत्ल कर देना चाहता था, ताकि इस कत्ल को गैरत के नाम
नाम पर किए जाने वाला कत्ल का रंग देख सके। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भाग गई। माँ बाप नहीं है। वकार संजीदगी से उसे सुनता रहा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर होंठों के बीच रखी तो उसे अंदाजा हुआ सिगरेट तो भीग चुकी है। उसने वो सिगरेट जमीन पर फेंकी और पैर के नीचे मसल दी। उसे शिद्दत से तलब हो रही थी मगर अब सब्र के अलावा कोई चारा नहा था। काफी देर खामोशी रही। बादल गरजते तो यूं लगता जैसे छत पर गरज रहे हैं। बिजली की चमक पल में एक रात को दिन बदल देती थी और बारिश जारी थी कि जैसे कभी थमेगी ही नहीं। वो भीगी हुई और भी हसीन हो गई थी। ऐसे में वकार को उस लड़की की तरफ देखने में कशिश महसूस होने लगी। उसका दिल बुरी तरह उसकी तरफ खींचने लगा और फिर उसका नफ्स उसके काबू में ना रहा। सुबह हो चुकी थी। वो दोनों वकार के फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। सड़क पर धुंध फैली हुई थी। जंगल अपना हुस्न दिखा रहा था। मंजर दिलकश था और मौसम भी बहुत प्यारा था। रात का तूफान थम चुका था लेकिन वकार के अंदर एक तूफान जारी था। उसे अपने वजूद से नफरत महसूस हो रही थी और रह रहकर हफ्सा के साथ बेवफाई का एहसास हो रहा था मगर वो बज़ाहिर खामोश था। कुछ दिन उस लड़की को अपने घर में रखा। वकार खुद को उस लड़की का भी कसूरवार समझता था। उस दौरान उसने लड़की से कोई गैर जरूरी बात ना की और नजर उठाकर उसकी तरफ देखना भी हया था। अब मजीद लड़की को बिना किसी रिश्ते के वकार ना रख सकता था। वैसे भी हफ्सा से वो मजीद बेवफाई नहीं करना चाहता था। वकार जब भी उस लड़की बानो को जाने का कहता, बानो कुछ दिन और रहने के लिए मिन्नतें करने लगती और वो मजबूर होकर रह जाता। आज बिना कहे बानो जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी मगर उसे जाना था क्योंकि वकार अब उसे साफ अल्फाज में बोल चुका था। जाने से कुछ देर पहले वो वकार के लिए चाय बनाकर लाई और उसके बराबर में बैठ गई। वकार के सर में शदीद दर्द था। उसे इस वक्त चाय की तलब हो रही थी। शुक्रिया, वो बोला और चाय पीने लगा। वो बगौर वकार के चेहरे को देख रही थी। परेशान क्यों है? उसकी बात पर वकार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वह ऐसी ही थी। बिना कहे वकार की तकलीफ समझ आती थी और वकार हर बार ही हैरान रह जाता था। मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। आप फिक्र ना करिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मगर मैं समझती हूँ और वैसे भी वो गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। मैं भी उसमें उतनी ही शरीक थी। वो नजरें झुका कर बोली। उसकी आंखें नम थी। आप खुद पर बोझ ना डालें। आपने कुछ गलत नहीं किया और वैसे भी मैं बहुत अकेली थी। जिंदगी में अब मुझे सहारा मिल जाएगा, कोई ऐसा जो मेरा अपना होगा। क्या मतलब? वकार समझा नहीं। मतलब मैं उम्मीद से हूँ। वो गर्दन झुका कर बोली। आंसू उसकी खूबसूरत आंखों को भिगोने लगे। उस पर वो मजीद हसीन लगने लगी थी। ये सुनते ही वकार का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना हुई। वकार उसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था। गाड़ी वो बहुत तेज चला रहा था। बहुत सी सोचों का अंबार उसके दिमाग में था। परेशानी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसको रह रहकर हफ्सा की याद आ रही थी। अचानक उसने ब्रेक लगाई। बानो हैरत से उसे देखने लगी। वो कुछ देर चुप रहा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, शादी करोगी मुझसे? वो नहीं जानता था कि इसके इस जुमले ने बानो को जैसे जीने का मकसद दे दिया हो। वो तो पहली मुलाकात ही से वकार से मोहब्बत करने लगी थी मगर शर्म ने कभी इजहार ना करने दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले। अल्फाज साथ छोड़ गए थे। बानो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बानो की आंखों में आंखें डालकर नरमी से बोला, मैं अपनी औलाद को यूं रुलने की खातिर नहीं छोड़ सकता। बानो जो एक पल ये समझ बैठी थी कि शायद वकार भी वही सब महसूस कर रहा है जो वो कर रही है, अगले ही पल उसका ये भरम खाक में मिल गया। वकार से शादी भी इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो असबाब में गर्दन हिलाकर ऐसे खुश हुई कि वो खुद को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोती। वो वकार के बारे में कुछ भी ना जानती थी। वो तो ये भी ना जानती थी कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। वकार निकाह करके उसको वापस ले आया। उसने उसे फार्म हाउस में रखने का फैसला किया। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। वो बेड पर दराज था और बानो सामने चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में हसरतों और ख्वाबों का समंदर था। उसे वो पल मिल गया जो उसकी तमन्ना थी और वैसे भी ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है, एक खूब रूह मोहब्बत करने वाला और इज्जत वाला सच्चा इंसान उसका जीवन साथी बने। बानो के चेहरे पर उदासी की जगह एक चमक ने ले ली थी। वकार ने फैसला किया कि वो हफ्सा को सच बता दे अभी और इसने जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ से हफ्सा की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद उसने सबसे पहले वकार को खुशखबरी सुना दी कि आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। वो तो खुशी से चीख रही थी, अब जल्द मेरे पास आ जाएं। इसमें हिम्मत ना थी कुछ बोलने की। हेलो, आप सुन रहे हैं? हफ्सा ने बोला। हाँ जरूर, बस जल्दी आऊंगा। ये कहकर वकार ने फोन बंद कर दिया। बानो जो कुछ देर पहले अपनी और वकार के आने वाली जिंदगी को लेकर तरह तरह के ख्वाब सजा रही थी, पल
में सब चकनाचूर हो गए। वो समझदार थी, हकीकत समझ गई, मगर उसने कोई सवाल ना किया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए चाय और दवा लेकर आती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई और जाने लगी कि वकार ने उसका हाथ पकड़ लिया। बानो बैठो, मेरी बात सुनो, वो बेहद मोहब्बत और नरमी से बोला और बानो को अपने पास बिठा लिया। वकार ने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर उसने मुस्कुराकर वकार को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं खुद हफ्सा को यकीन दिलाऊंगी कि ये शादी एक समझौता है और कुछ नहीं। और यही सच है कि वकार, आप हफ्सा ही से मोहब्बत करते हैं। मैंने अभी अभी आपकी आंखों में देखा है। मेरे लिए तो आप मोहसन है कि मुझे अपनाया आपने, मेरे लिए यही काफी है। आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया और मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया। मैं वादा करती हूँ कि कभी आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी। आप उन्हीं के साथ रहें, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब बोलकर तो वो बानो ने जैसे वकार का आधा बोझ तो हल्का कर दिया था। कुछ दिन बाद वकार ने हफ्सा को सारी बात बता दी। हफ्सा को धचका लगा तो वो गुस्से से जैसे पागल हो गई। उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, बहुत रोई, बहुत तड़पी। वकार ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। दोनों रोते रहे, मगर हफ्सा के बस में ना था इतनी बड़ी तकलीफ को यूं भूल जाना। एक तो उस रात की गलती और फिर वकार ने उसे बीवी भी बना लिया और सारी जिंदगी साथ रहने वाला था। ये हफ्सा बर्दाश्त ना कर सकी और घर छोड़कर चली गई। वकार उजड़ा उजड़ा सा रहने लगा, जहनी दबाव बहुत था। वो बस काम में मगन रहता। अपने बेटे और हफ्सा की याद उसे तड़पाती रहती थी और अपनी गलती का बोझ उसने बानो से बात तक करना तर्क कर दिया था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो कई बार इसके मायके जा चुका था, हर तरह से इससे माफी मांगने की कोशिश की, मगर हफ्सा के लिए आसान ना था। एक शाम वकार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसकी जान मुश्किल से बची, मगर वो बिस्तर पर पड़ गया। हफ्सा को जब ये पता चला तो वो तकलीफ से तड़प उठी और फौरन अस्पताल जाने का फैसला किया, मगर अगले ही पल उससे वकार की बेवफाई याद आ गई। उसके कदम वहीं रुक गए थे। वकार घर आ चुका था। जितने दिन अस्पताल में रहा, बानो जी जान से उसकी खिदमत करती रही। दिन रात रोते रोते उसकी सेहत के लिए दुआ मांगती रही। घर आ जाने के बाद वो और ज्यादा खिदमत करने लगी। वकार अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा था, खाना भी खुद ना खा सकता था। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया 24 घंटे ड्यूटी पर नर्स रखने का, मगर बानो ने सारा जिम्मा अपने सर लिया। वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाना, हर एक काम में वो उसका सहारा बनती और उसने कभी एक बार भी वकार को एहसास ना होने दिया कि वो मोहताज है। उसने खुद को वकार के वजूद का दूसरा हिस्सा बना लिया। वक्त यूं ही गुजरता गया, मगर वकार की सेहत पर खास असर न पड़ा, जिसकी वजह से उसके एक दोस्त ने उसका दम करवाने का भी मशवरा दिया। वो कुछ ही दिन बाद वो दोस्त अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आया। उस बुजुर्ग को वकार ने कमरे में बिठाया और बानो खाना बना रही थी। वो बुजुर्ग कुछ देर वकार के पास बैठे कुरानी आयात पढ़कर दम करने लगे और कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीना दिखने लगा। तुम्हारी दूसरी बीवी का ताल्लुक जिन्नात में से है। वो इंसान नहीं है, जिन्नात के कबीले की है। वो जो तुमसे इश्क और मोहब्बत कर बैठी है और तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई है। बुजुर्ग ने जो बोला उसे सुनकर वकार हैरान रह गया। उसे तो यकीन ना हो रहा था। तभी उसको यकीन दिलाने की खातिर बुजुर्ग बोला, कभी बहाने से अपनी बीवी को आग जलाते हुए देखना, उस पर आग असर नहीं करेगी, क्योंकि वो एक नारी मखलूक है। ये बोलकर बुजुर्ग उठकर चल दिए। उनका जिक्र का वक्त हुआ चला था और उनके जाने के बाद वकार बहुत देर सोचता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने फैसला किया कि बानो को मोमबत्ती से जलाकर अपनी तसल्ली कर लेगा। उसका दिल तो बिल्कुल नहीं मान रहा था बानो को यूं तकलीफ देने का, मगर एक बहुत बड़ी हकीकत थी जिस पर पर्दा उठाना भी जरूरी था। फिर उसने यही किया। जब बानो उसको खाना खिला रही थी, उसने अपने लैटर की मदद से बहाने से उसका हाथ जला दिया, मगर उसको आंच तक ना आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वकार के औसान खता हो गए। सुनो बानो, वो बोला, जिस पर बानो ने उसकी तरफ देखा, जैसे जानती हो कि वो क्या सवाल करेगा। क्या तुम हम इंसानों में से नहीं हो? वो दो टोक बोला, जिस पर बानो उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई जो लॉन में खुलती थी। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने आपको धोखे में रखा, मगर आपको खोने से
डरती हूँ उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना हुई। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी के कुछ दिन यूं ही गुजर गए। वकार के दोस्त अली को इस बुजुर्ग ने बताया वो किसी और को नुकसान नहीं देगी, खासकर वकार या उसके घर वालों को तो बिल्कुल नहीं। अली ने बुजुर्ग से कहा कि इसका किस्सा खत्म कर डालें, मगर बुजुर्ग ने इस मामले से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा ये मामला अल्लाह के हाथ में है। अब अली ने हफ्सा को उसके घर जाकर तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो शशदा सी रह गई, उसको अपने कानों पर यकीन न हो रहा था। ये क्या हो गया अली, ये मैंने क्या कर दिया? वकार को इतनी मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। वो मेरे वकार को ले जाएगी, उसने मेरे वकार को अपने कब्जे में ले रखा है, वो हम सबको भी मार डालेगी। ये सब कैसे मुमकिन है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हफ्सा खौफ से कांप उठी और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ना करें भाभी, हम सब वकार को इस जंगल से निकाल लेंगे, इस मुश्किल से निकाल लेंगे। अली ने जल्दी किसी पीर से बात करके उसको मामला बता दिया। उस पीर ने मदद करने का वादा किया और भारी फीस वसूल की। उसने चांद की 14 तारीख दे दी कि इस रात अपने दोस्त को मेरे आस्थाने लेकर आना, पहले हम कुछ जरूरी असर तुम्हारे दोस्त पर होगा, मगर तुम घबराना मत, ये सब उसी की भलाई के लिए होगा। कुछ दिन बाद अली वकार आया। उस दिन उन बुजुर्ग ने जो कहा है उसके बाद तू इस चुड़ैल के साथ कैसे रह रही है? यार मेरी बात मान, छोड़ दे। तूने उसकी वजह से भाभी और हसीब को छोड़ दिया, मैंने उसे नहीं, वो मुझे छोड़ गई है। यार कितनी बार उसके घर चक्कर लगा चुका हूँ। अब तो उसके वालिदैन ने भी मुझे बेइज्जत करके घर से जाने को कह दिया। मैं उससे ज्यादा और जलील नहीं हो सकता था, क्या करूँ? हर कोशिश की मनाने की, तू नहीं जानता ली हफ्सा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। बानो मेरी मजबूरी में लिया गया एक फैसला है और हफ्सा मेरी मोहब्बत है, मगर अफसोस वो ये ना समझ सकी। मैंने भाभी को मना लिया है, वो मान गई है। अली ने खुशखबरी सुनाई, मगर वकार खामोश बैठा रहा। अच्छी बात है, बस इतना ही बोल पाया। उसके दिल में हफ्सा से शिकवा बैठ चुका था कि जब मैं जिंदगी और मौत के बीच मर रहा था और मोहताज होकर बिस्तर पर पड़ गया था, तब उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मगर ये बोलकर हफ्सा की तंजीम कम ना करना चाहता था। वो चुप ही रहा। तुझ पर काला साया हो गया है, जानता है इन सब की वजह बानो है, मुझे इन बुजुर्ग ने बता दिया है। और इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता, वकार बोल पड़ा, अली यार मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और बानो का नाम मत ले, वो मेरी बीवी है और रहेगी। अब मुझे इस मौजू पर कोई बात ना करना। दिन गुजर गए। 14 तारीख करीब हुई जा रही थी और वकार की हालत खराब होती जा रही थी। उसका रंग जद पड़ चुका था, आंखें सुर्ख होना शुरू हो चुकी थी। ये सब उस अमल की वजह से हो रहा था जो पीर बानो को काबू करने की खातिर कर रहा था। कि 14 तारीख भी आ गई। पीर ने अली को कहा अपने दोस्त को लेकर आओ, मगर वकार की हालत ऐसी ना थी कि वो कहीं जा सकता। इस दौरान उसे हफ्सा कई बार मिलने आ चुकी थी, मगर वकार की हालत देखकर बहुत रोई। वकार अब इस काबिल ही ना रहा था कि बात कर सकता, जबकि बानो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो दिन रात उससे बातें करती रहती थी कि किसी तरह वकार कुछ बोले, मगर वकार की हालत देखते हुए पीर खुद ही उसके घर आ गया। अभी उसने अमल शुरू ना किया था कि बानो को बच्चे की वलादत का दर्द शुरू हो गया। वो बुरी तरह चीखने तड़पने लगी और दूसरे कमरे में थी और वकार वकार उसकी आवाज वकार के कानों में पड़ी, जो दर्द से चला रही थी। मगर वकार उठ ना पा रहा था। वो लाख कोशिश करता, मगर सब बेकार। दूसरी तरफ पीर ने बानो के खिलाफ अमल शुरू कर दिया था। वो जो पहले ही तकलीफ से तड़प रही थी, अब उसकी चीखें आसमान से बातें करने लगी। रात का वक्त था, 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। वो पीर बाबा अपने काम में मशगूल था। अली बैठा सब कुछ देख रहा था और अपने दोस्त की सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। पीर बाबा के अमल से बानो उसके कमरे में आ गई। वो उसी कमरे में पड़ी तड़प रही थी। उसका बदन जगह जगह से जलने लगा। वकार मुसलसल उसकी आवाज सुन रहा था। वो अपनी पूरी कुव्वत जमा करके उठा और लड़खड़ाता हुआ गिरता फिरता उसके पास पहुंचा। बानो, वो बेचैनी से बानो के पास आया और उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको देखकर इस तकलीफ के बावजूद भी बानो के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान आ गया था। वो खुद को महफूज महसूस करने लगी। वकार की मौजूदगी से वकार ने उसके हाथ अपने हाथ में थाम लिए। कुछ ही देर बाद बानो ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। वकार की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को बाहों में थाम लिया और दूसरे हाथ से बानो को थाम रखा था। बानो कुछ बोलने लगी जो ऐसी जबान थी जिसको समझने से वकार कासिर था। वो सवारी अंदाज से उसे देखने लगा। मैं जा रही हूँ वकार, मगर अपनी मोहब्बत की निशानी हमेशा के लिए छोड़ जा रही हूँ। मैं सरकश हुई जिसकी मुझे सजा मिली, मगर ये मेरी गलती की सजा, मेरे बच्चे को ना मिलने देना। ये बोलते हुए उसने अपने बच्चे को चूमा। इसका बहुत ख्याल रखना, ये बानो के आखिरी अल्फाज थे। फिर वो हवा में तहलील होगी। वकार काफी देर तक साकित बैठा
बैठा रहा। अली दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और उसे अपने साथ उसके शहर वाले घर ले गया। वकार अभी ढीला था। अगले ही दिन वकार का एक और बेटा इस दुनिया में आ गया। वो भी बहुत ही खूबसूरत था। वकार की तबीयत नासाज होते हुए भी वो अपने बेटे को देखने अस्पताल गया था। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और हफ्सा लेटी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वकार से ज्यादा देर खड़ा न रह गया। वो सोफे पर बैठ गया। कैसे हैं? वो बोली। तुम्हें फर्क पड़ता है? वो बोला। वकार की आवाज में दर्द था। क्या हम सब कुछ भुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते? वो रोते हुए बोली। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वकार ने उसे परेशान ना करना चाहा और कुछ ही देर खामोश बैठा। जमीन पर घूरता रहा, फिर उठकर हफ्सा के पहलू में आ बैठा और नरमी से हफ्सा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ठीक है, मगर क्या तुम मेरा मान रखोगी? मेरे इस बेटे को अपने सगे बेटों की तरह पालोगी? इसकी माँ बनोगी? जिस पर हफ्सा रो पड़ी और हामी करते हुए वकार के गले लगी। वकार ने भी उसको सीने से लगा लिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।